Hello students, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Management and Technology from Mechanical Engineering branch, and my college is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फेस डायग्राम में माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे कैसे परफॉर्म करता है। किसी भी मेटल को अगर कंबाइंड करते हैं और एक कंपोजिशन बनता है तो उसमें जो है माइक्रो स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, मटेरियल में कितने टेम्परेचर पे कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें चेंज करने पर कितना टेम्परेचर कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद एक दूसरा माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये सारा चीज़ एज ए इंजीनियर हमको पता होना चाहिए और उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर बात करें पहले के लेक्चर्स में तो हमने एक टर्म आपको बताया था यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो होता है वो जैसे आपका बताया था हमने कि 8 नोड्स होते हैं, उनके कॉर्नर्स पे हर कॉर्नर्स पे एक एक सेल होते हैं, उसके थ्रू वो फॉर्म होता है, एक बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, एफसीसी होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको ही परफॉर्म करते हैं और इन्हीं पे जब वर्क करते हैं तो आपके जो टेम्परेचर राइज करने पे आपको माइक्रो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो उन माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे चेंज होते हैं। एक्चुअली सबसे पहले अगर आपका लिक्विड फेस है, अब ये वाइस वर्सा वर्क करता है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड तक जाएगा और लिक्विड है तो कूल करेंगे तो आपका सॉलिड तक आएगा, और हर फेस पे आपका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो जैसे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लिक्विड फेस फर्स्ट चेंजेस टू अ सॉलिड लिक्विड फेस। जो आपका लिक्विड फेस होता है अगर उसको आप कूल करते हैं तो आपका सॉलिड लिक्विड फेस मिलता है। उसके बाद फाइनली सॉलिड फेस में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑन कूलिंग। और अगर इसका रिवर्स करते हैं तो उस केस में एक सॉलिड फेस होता है, उसमें जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो आपका एक सॉलिड फेस फिर सेमी सॉलिड में चेंज होता है, फिर आपका सेमी लिक्विड में चेंज होता है, और एट लास्ट आपका टेम्परेचर राइज करते रहते हैं तो आपका लिक्विड फेस में चेंज होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे कितना टेम्परेचर राइज करने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, या कितना टेम्परेचर कूल करने पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें कूलिंग रेट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि रेट ऑफ कूलिंग क्या है आपका। तो वही है कि लिक्विड फेस फर्स्ट चेंज इनटू अ सॉलिड लिक्विड फेस एंड फाइनली टू सॉलिड फेस ड्यूरिंग कूलिंग। और क्या चीज़ें हैं कि इफ़ वेरिएशन इन द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो टू फास्ट। अगर वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ कूलिंग की बात करें कि जब आप कूल कर रहे हैं किसी भी मोल्टन मेटल को तो उनका वेरिएशन कितना है, रेट ऑफ कूलिंग कितना है। मतलब अगर बहुत तेज़ी से है तो अलग माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, या काफ़ी स्लो रेट से है तो एक अलग माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब जैसे इसमें बताया गया है कि द वेरिएशन इन द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो टू फास्ट। पहले स्लो था और फिर बाद में फास्ट हुआ। स्लो कितना था, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड। मतलब कि जो कूलिंग रेट था पहले 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर था, मतलब 1 घंटे में 200 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग रेट था। अब वही कूलिंग रेट बढ़ा करके पर सेकंड कर दिया गया, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड मटेरियल कूल हो रहा है पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग थी पर आवर तो दूसरा माइक्रो स्ट्रक्चर था, और जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग रेट था पर सेकंड तो दूसरा माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो वही है कि डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड इन डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग। अब क्या है कि इफ़ वी कंसीडर स्लो रेट कूलिंग द चेंज इन ओवरऑल माइक्रो स्ट्रक्चर कंपोजिशन इन अ फिगर। अगर स्लो रेट कूलिंग होगी तो उनका जो माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। जैसे आपका सबसे पहले लिक्विड था, लिक्विड का सिंबल इस फॉर्म में दिखाया गया डायग्राम ए में। उसके बाद क्या हुआ, आपका अल्फ़ा प्लस लिक्विड फेस में ये ट्रांसफॉर्म हुआ। अब लिक्विड में अल्फ़ा मटेरियल जो है फ्लोट कर रहा है, मतलब सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। तो इस केस में ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्लो रेट ऑफ कूलिंग है। उसके बाद ईओटेक्टिक सोल्यूशन मिला। ईओटेक्टिक आपको हमने पहले भी बताया था 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है रेट ऑफ कूलिंग, बिलो अगर 1147 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस लिक्विड के साथ साथ आपको बीटा भी मिला, और उसका माइक्रो स्ट्रक्चर का जो शेप होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब आप देखिए कि जैसे जैसे कूल कर रहे हैं वैसे वैसे कूलिंग रेट के अकॉर्डिंग आपका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उनकी बाउंडिंग काफ़ी स्ट्रांग होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप चीज़ों को कूल करते हैं तो माइक्रो स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। फिर सेम इसी तरह सॉलिड फेस जब मिलता है तो उसमें यही ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए, लिक्विड से ट्रांसफॉर्मेशन स्लो रेट कूलिंग करे अल्फ़ा प्लस लिक्विड फेस में ये हुआ। यहाँ पर लिक्विड में आपका अल्फ़ा
मटेरियल आपका फ्लोट कर रहा था, उसके बाद ईओटैक्टिक के केस में ये माइक्रो स्ट्रक्चर आया, और जब और कूलिंग रेट करे तो आपका सॉलिड फेस मिला, और सॉलिड के बाद जो ये माइक्रो स्ट्रक्चर आएगा वो एक इस फॉर्म में मिलेगा जब इनको भी और कूल कर दोगे आप। तो ये आपको एक माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म हमने दिखाया कि सॉलिड लिक्विड से कैसे सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और किस रेट से हो रही है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर से शुरू करे गए और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड तक लेकर के गए, ठीक है। तो जब स्लो रेट कूलिंग होगी तो ये आपका माइक्रो स्ट्रक्चर इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रेट को फॉलो करते हुए। अब बात आती है कि इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, क्या क्या इफेक्ट आएंगे कूलिंग पे। तो इसमें क्या है, ऑन कूलिंग वी ऑब्टेन टू फेस को एग्जिस्ट सॉलिड और लिक्विड। अगर आप कूल करते हैं किसी भी चीज़ को तो जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज होने की कोशिश करता है, तो दो फेस आपको मिलना शुरू होते हैं। द सॉलिड क्रिस्टल फ्लोट ऑन द लिक्विड फेस। अब वही चीज़ है कि ये जो सॉलिड क्रिस्टल है आपका वो फ्लोट हो रहा है किसके ऊपर, लिक्विड में। पहले ये पूरा लिक्विड था, लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने कूल करा तो यही सॉलिड क्या है, फ्लोट होना शुरू करा। कुछ पार्ट आपका सॉलिड हुआ, कुछ पार्ट लिक्विड हुआ, तो जो पार्ट सॉलिड हुआ वो क्या होने लगा, फ्लोट करने लगा लिक्विड फेस के ऊपर। ऑन द फर्दर कूलिंग द सिस्टम क्रॉसेस द सॉलिडस एंड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। जब आप और फर्दर कूलिंग करते हैं तो यही सिस्टम जो होता है सॉलिड को क्रॉस करके आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो जाता है, जो कि फिगर डी में आपको दिखाया गया। मतलब आपके सॉलिड कंटेंट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए लिक्विड कुछ भी नहीं बचा, पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो गया, और ज़्यादातर ये जो सॉलिड पार्ट थे वो पूरे सॉलिड हो गए, ठीक है। लेकिन इनकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरी तरह से कंपोजिशन बना नहीं है। वो कंपोजिशन जब आप यहाँ जहाँ पे बाउंड्रीज हैं यहीं पर आपके माइक्रो स्ट्रक्चर क्रैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए जब आप और कूलिंग करेंगे तो आपको एक फुल सॉलिड माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें और क्या होता है आगे कि द अबव चेंजेज आर ट्रू फॉर द केस ऑफ व्हेन टू कंपोनेंट हैव अ सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि ये पूरा कंपोजिशन तब मिलेगा आपका जब दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। हाउएवर फॉर ईओटैक्टिक सॉलिड सोल्यूशन, जो कि हमने आपको बात करी थी ईओटैक्टिक सॉलिड सोल्यूशन में, और फिगर सी क्या दिखा रहा है, बीटा क्रिस्टल भी उसमें आ गए हैं और वो फ्लोट कर रहा है लिक्विड के ऊपर। तो ये आपका फिगर सी है। इसमें क्या है, सोज द बीटा क्रिस्टल फ्लोट इन द लिक्विड ईओटैक्टिक कंपाउंड बिलो ईओटैक्टिक टेम्परेचर। जो आपका टी था ईओटैक्टिक टेम्परेचर, उसके बिलो अगर आप कूल करते हैं तो आपको फेज डायग्राम या क्रिस्टल माइक्रोस्ट्रक्चर इस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में, जिसको फिगर ईओटैक्टिक सोल्यूशन के फॉर्म में, जिसको फिगर सी में दिखाया गया। तो ये इफेक्ट थे कूलिंग का माइक्रो स्ट्रक्चर पे। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ फेज डायग्राम। फेज डायग्राम का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ पर यूज करते हैं, किन किन चीज़ों में वो हमको एजुकेट करता है फेज डायग्राम, कि हम एलॉइंग एलिमेंट को मेक करने में आराम होता है, जोन रिफाइनिंग में होता है, एलॉइंग एलिमेंट को कंबाइन करने में क्या रोल प्ले करता है। उसमें ये होता है कि जब भी आप फेज डायग्राम को रीड करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा एलॉइंग एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उनका कंपोजिशन किस रिस्पेक्ट में, टाइम के किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी पास होगा तो कंपोजिशन आसानी से मेल्ट हो जाएगा, कंपोजिशन आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो उस केस में आपका एलॉइंग एक अच्छा एलॉइंग एलिमेंट बनता है अगर आपको फेज डायग्राम के बारे में पता होता है। तो फेज डायग्राम आर ऑफ अ ग्रेट यूटिलिटी इन वेरियस एप्लीकेशन। सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट यूजेज आर, सबसे पहला है आपका एलॉइंग मेकिंग। एलॉइंग मेकिंग में करेक्ट कंपोजिशन ऑफ एलॉइंग एलिमेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम। मतलब कितना टेम्परेचर पे कौन कौन से कंपोनेंट आसानी से मिक्स हो जाएंगे वो हमको कौन बताता है, फेज डायग्राम। और इससे हमको क्या होता है, एक अच्छा और करेक्ट कंपोजिशन मिलता है, एक अच्छा एलॉइंग एलिमेंट मिलता है। एज ए इंजीनियर जो हमको यूज करना होता है वहाँ पर आप उसको यूज करते हैं। फिर क्या होता है, जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग का क्या मतलब होता है कि जब आपके जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कि सेवरल फेस में वो चेंज होता है तो उनकी बाउंड्रीज हो जाती हैं, तो उनके अपने जोन होते हैं और उनको रिफाइन करना ज़रूरी होता है। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि जहाँ पर रिफाइनिंग वर्ड आ जाए आप समझ लेना कि इम्प्योरिटीज़ को वो दूर करना होता है। अब जितने भी इम्प्योरिटीज़ आएंगी अगर आप उनको क्लियर
करेंगे या फ्लश आउट करेंगे तो आपका जोन जो है पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगा। प्लस क्या होता है, अगर कोई भी मटेरियल है और उसको कहीं पे भी आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस रहती हैं, उस स्ट्रेसेस को रिलीफ करने का भी काम करता है जोन रिफाइनिंग, और उसके बारे में भी हेल्प करता है ये फेज डायग्राम। तो जोन रिफाइनिंग क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ अ मेटल कैन बी डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेज सेपरेशन, जो हमने आपको बताया कि फेज जितने फेज क्रिएट होते हैं उनको सेपरेट करता है और एक सिंगल फेज में चेंज करता है, क्योंकि अगर एलॉइंग एलिमेंट हैं तो सबके अलग अलग फेस होंगे और जब कंबाइंड करेंगे तो सेवरल फेस जनरेट होंगे, और वो सेवरल फेस को अगर रिफाइन करना है और एक सिंगल फेस में चेंज करना है या सिंगल बॉन्डिंग करना है तो उस केस में आपको जोन रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट टर्म प्ले करता है, रोल प्ले करता है, और फेज डायग्राम हमें उसके बारे में बताता है। उसी में क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ फेज सेपरेशन इम्प्योरिटी इज कंट्रोल बाय जोन रिफाइनिंग, और जो इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं वो जोन रिफाइनिंग से दूर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि कोई भी मेटल आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसको मोल्टन आउट कर देते हैं। अगर आप मोल्ट करते हैं तो जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं फिर आप उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं सेपरेशन के थ्रू, और उसके बाद उसको फिर से यूज करते हैं। जैसे मान लो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में कोई भी इम्प्योरिटीज़ है या वो कहीं पर यूज है पहले से या उसमें रस्टिंग है, तो आप क्या करते हो, उसको मोल्टन में चेंज करते हो या रिफाइन करते हो। तो यही प्रोसेस रिफाइनिंग कहलाती है, जब आप उसको फिर से टेम्परेचर देके मोल्ड करते हो और मोल्ड करने पर वो पूरा मटेरियल एक नया माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, सारे जोन रिफाइन हो चुके होते हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको आप सेग्रीगेट कर देते हो और एक नया मटेरियल आपको मिलता है सॉलिडिफाइज करने पे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे जोन रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करता है कौन, फेज डायग्राम। उसके बाद क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ रिफ्रैक्टरीज। सॉफ्टनिंग ऑफ रिफ्रैक्टरीज में क्या है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाई टेम्परेचर रेजिस्टिंग सिरेमिक्स नोन एज रिफ्रैक्ट्री। जो हाई टेम्परेचर सिरेमिक्स होते हैं उन्हें आप रिफ्रैक्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल MgO एज एन इम्प्योरिटीज़ लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। अब MgO जो है वो आपका एक इम्प्योरिटी है, और लेकिन अगर आप टेम्परेचर राइज करके उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर कर देते हो तो वो एल्यूमिना में चेंज हो जाता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ रिफ्रैक्ट्रीज में किसी भी मटेरियल को सॉफ्ट करना है, उससे इम्प्योरिटीज़ दूर करना है, उसमें भी आपका फेज डायग्राम आपको हेल्प करता है। अब फेज डायग्राम हेल्प्स इन द सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम सो दैट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ अवॉइडेड। अब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं उसको अगर अवॉइड करना है तो आपको फेज डायग्राम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पे कितना रिफाइनिंग करना है, किस टेम्परेचर पे कौन सा मटेरियल में कौन सा कंपोजिशन मिलाएंगे, तो उसमें ये इम्प्योरिटीज़ जो भी होगी। अब इसमें अभी आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से फ्लक्सेस यूज करते हैं जिससे कि आप रिफाइन कर सकते हैं। फिर होता है क्या है, फोर्थ में आपका एप्लीकेशन है सोल्डर वायर की तरह भी इसको यूज करते हैं। जैसे ईओटेक्टिक एलॉय जो होता है PBSN का 38% टू 62% है। अब सोल्डरिंग मटेरियल में अगर दो मटेरियल को आपस में ज्वाइन करना है तो अगर आपको फेज डायग्राम के बारे में पता होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसका कितना कंपोजिशन मिलाएंगे तो एक अच्छा सोल्डरिंग मटेरियल डेवलप होगा। जैसे आप PB 38% और SN 62% मिलाएंगे तो सोल्डर वायर जनरेट बनेगा आपका या एग्जिस्ट करेगा, और वो आसानी से दो मटेरियल को आपस में ज्वाइनिंग के प्रोसेस में यूज करने में आपका हेल्प करेगा। तो ये फेज डायग्राम जो है अप्लीकेबल होता है सोल्डरिंग वायर को क्रिएट करने में। फिर क्या होता है, सेफ्टी डिवाइसेस। अब सेफ्टी डिवाइसेस की बात करें तो जितनी भी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या जैसे पावर प्लांट हो गया या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हो गई, जहाँ केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई या गैस इंडस्ट्रीज़ हो गई, गैस फिलिंग प्लांट हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी भी दो कंपोनेंट को आपस में ऐड करते हैं तो कोई ना कोई एक्सीडेंटल चांसेस या केमिकल रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फेज डायग्राम के बारे में आपको पता होगा तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से दो कंपोनेंट मिलाएंगे तो उसमें कोई भी ऐसे स्मोक गैसेस या फ्लू गैसेस नहीं निकलेंगी या हैजार्डियस गैसेस नहीं होंगी जिससे जो कि इम्पैक्ट करेगी उस इंडस्ट्री को या वहाँ पर जो भी ऑपरेटर या जो भी लोग वहाँ पर वर्क कर रहे होंगे उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो अगर आप फेज डायग्राम के बारे में आपको पता होगा तो ये आसानी से पता चल सकता है कि कौन सी गैसेस या कौन से रिएक्शंस पे आपका हैजार्डियस कंडीशन नहीं आएगी। तो इसमें क्या है कि सेफ्टी अगेंस्ट फायर इज़ इम्पॉर्टेंट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें तो फायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसकी सेफ्टी में भी आपको फेज डायग्राम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेगा। फिर गैस फिलिंग प्लांट में क्या होता है और हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ जितनी होती हैं उनमें भी हेल्प करता है। तो द फेज डायग्राम हेल्प्स इन मेकिंग
प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ एलॉय कैडमियम, पीबी और एसएन के प्रॉपर कंपोजिशन में भी ये हेल्प करता है। तो फेस डायग्राम के 5 इंपॉर्टेंट आपको हमने बताया एप्लीकेशन। एक होता है एलॉइंग मेकिंग, दूसरा जोन रिफाइनिंग, फिर सॉफ्टनिंग ऑफ रिफैक्ट्रीज, फिर आपका है सॉलिड वायर, सोल्डर वायर, और फिर लास्ट में था आपका सेफ्टी डिवाइसेस। अब आते हैं कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। एक्चुअली कूलिंग कर्व क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि आपको आयरन की कंटेंट, मतलब आयरन की मेल्टिंग पॉइंट में या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ डिफ़र करती हैं, उसके बारे में अगर आप कूलिंग कर्व पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कब मटेरियल बीसीसी फॉर्म में था, कब एफसीसी फॉर्म में था, कब बीसीसी से फिर एफसीसी में चेंज हुआ, कब यही मटेरियल आपका कूल करने पे मैग्नेटिक फॉर्म में था, फिर यही मटेरियल आपका नॉन मैग्नेटिक फॉर्म में चेंज हुआ। कूलिंग कर्व के थ्रू आप अगर मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, उसको आपको मैग्नेटिक मटेरियल है और उसको एज ए नॉन मैग्नेटिक यूज करना है, तो किस टेम्परेचर पे वो नॉन मैग्नेटिक की तरह वर्क करता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होगा तो आप उस मटेरियल को जहाँ पर भी यूज करना है एज ए नॉन मैग्नेटिक, तो उस टेम्परेचर पर आप उसको ले करके उसको टेम्परेचर राइज करके उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कूलिंग कर्व की बात करें तो पहले क्या था, अब ये भी वाइस वर्सा है। कूल करोगे तो आपको लिक्विड से आपका एक सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो यही सॉलिड फॉर्म आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। अब ये जो कूलिंग कर्व होता है ये टेम्परेचर और टाइम के डिफरेंस में यहाँ पर दिखाया गया। सबसे पहले हम टेम्परेचर राइज करके बात कर लेते हैं। अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो आपका अल्फ़ा आयरन था जो कि बीसीसी फॉर्म में था, और वो मैग्नेटिक क्वालिटीज़ को कलकेट कर रहा था, मैग्नेटिक क्वालिटी को शो कर रहा था। लेकिन जब यही टेम्परेचर राइज करके आप 768 डिग्री सेंटीग्रेड ले करके गए तो अल्फ़ा आयरन जो है, जब आपका अल्फ़ा आयरन बीसीसी फॉर्म में ही रहा लेकिन नॉन मैग्नेटिक क्वालिटी को कलकेट करने लगा या शो ऑफ करने लगा। तो अब जैसे ही आपने अब जो भी टेम्परेचर जैसे 768 से 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब भी टेम्परेचर रहेगा तो ये आपका जो अल्फ़ा आयरन है वो नॉन मैग्नेटिक क्वालिटी को शो ऑफ करेगा। अब जैसे ही आपने और टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर को 1401 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर के गए तो ये अल्फ़ा जो है आपका गामा आयरन में चेंज हो गया, और आपका एक डिफॉर्मेशन ये भी हुआ कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक था 910 डिग्री से लेकर के 768 के बीच में, यही आपका गामा में चेंज हो गया, और आपका माइक्रो स्ट्रक्चर जो बीसीसी था वो आपका एफसीसी में फेस क्यूबिक सेंटर में चेंज हो गया, और ये नॉन मैग्नेटिक ही रहा। उसके बाद जब आप और टेम्परेचर राइज करें 910 से आप 950, 1000, उसके जैसे ही आप 1401 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचे तो यही आपका गामा जो है वो डेल्टा आयरन में चेंज हो गया, और एफसीसी जो था आपका माइक्रो स्ट्रक्चर वो चेंज हो गया आपका बीसीसी में, बॉडी क्यूबिक सेंटर में। अब जब आप यही टेम्परेचर 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर के गए तो यही डेल्टा जो है आपका एक लिक्विड फॉर्म में मिल गया, आपको पूरा मोल्टन फॉर्म में आयरन आपको मिल गया। तो ये कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन था जिसमें हमने टेम्परेचर राइज करके बताया। अब कूल करने में जस्ट इसका वाइस वर्सा है। अगर आपका मान लीजिए आयरन जो है उसकी प्योर आयरन अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब उसके बाद जैसे ही आपने इसको और कूल करा तो ये डेल्टा आयरन में चेंज हुआ बीसीसी स्ट्रक्चर में। फर्दर कूलिंग आपने और बढ़ाई तो ये 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गामा आयरन में चेंज हो गया और नॉन मैग्नेटिक क्वालिटी लेकर के आया और एफसीसी फॉर्म में रहा। फिर कूलिंग आपने करा तो 910 से ये 768 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल हुआ और अल्फ़ा आयरन की तरह वर्क करा और बीसीसी स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक फॉर्म में रहा। फिर जैसे ही आप 768 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लेकर के गए तो यही अल्फ़ा आयरन जो है बीसीसी फॉर्म में रहा लेकिन मैग्नेटिक क्वालिटी को शो करा। तो कूलिंग कर्व जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको आयरन कार्बन डायग्राम समझने में, प्योर आयरन के परफॉर्मेंस को समझने में, उसके पैरामीटर्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में आपको हेल्प करता है। तो ये आपका कूलिंग कर्व था पूरा। इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन कार्बन इज मिक्स्ड विथ आयरन, जब कार्बन को मिक्स करते हैं आयरन के साथ इन अ मोल्टन स्टेट, देन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जब वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है तो एलॉय ऑब्टेन्ड इन स्टील और कास्ट आयरन, तो आपको एक एलॉय मिलता है स्टील या कास्ट आयरन के फॉर्म में। अब कब स्टील मिलेगा कब कास्ट आयरन मिलेगा वो डिपेंड करेगा कार्बन परसेंटेज पे, कितना कार्बन परसेंटेज मिला रहे हैं तो आपका वो स्टील होगा। फिर जैसे 2 के ऊपर आप जाएंगे तो आपका वो कास्ट आयरन की तरह परफॉर्म करेगा। तो व्हेन द परसेंटेज ऑफ कार्बन वेरीज इन आयरन देन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज
then the mechanical properties of resultant steel और cast iron will also change. Therefore अब इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगा. जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती चली जाएगी. किसकी? स्टील और कास्ट आयरन की. Therefore the relation of iron carbon is very important to understand. इसलिए आपको आयरन कार्बन का जो रिलेशन है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अब एट 768 डिग्री सेंटीग्रेड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा आयरन बिकम्स नॉन मैग्नेटिक. जो आपको हमने प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था कि 768 डिग्री सेंटीग्रेड पे यही अल्फा आयरन जो है वो नॉन मैग्नेटिक क्वालिटी को शो ऑफ करता है. मतलब अगर अल्फा आयरन को आप कहीं पर नॉन मैग्नेटिक की तरह यूज करना है तो आपको 768 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले करके जाना होगा या कूल करना होगा. फिर क्या होता है आपका 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे यही अल्फा आयरन बीसीसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में काम करेगा एंड बिकम्स गामा आयरन. और गामा आयरन जो होता है वो एफसीसी स्ट्रक्चर कहलाता है. अब बात आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ फेज डायग्राम. मतलब अगर कोई भी फेज डायग्राम आपको पढ़ना है तो क्या क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, चाहे वो यूनिरी फेज डायग्राम हो चाहे बाइनरी फेज डायग्राम हो, उसमें क्या क्या चेंजेज होने चाहिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. फॉर अ बाइनरी सिस्टम ऑफ नोन कंपोजिशन एंड टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल. मतलब अगर बाइनरी सिस्टम के बारे में बात करें, अगर कंपोजिशन और उसके टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम के केस के बारे में बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए या उसका इंटरप्रिटेशन हमें एज अ फेज डायग्राम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए. सबसे पहला होता है द फेस दैट आर प्रेजेंट्स. मतलब कि जैसे दो कंपोनेंट हैं, मान लो PbSN, अब आप उसको मिला रहे हैं और उसमें कोई भी टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो कितने फेस उसमें आएंगे, कितने फेस मैक्सिमम बन सकते हैं. ये हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था गिब्स फेस रूल्स के अकॉर्डिंग कि दो कंपोनेंट या एक अलॉय में कितने मैक्सिमम फेस हो सकते हैं. जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 होता है तो जिस जगह पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा उतनी ही आपके फेस उसमें जनरेट होते हैं. तो इसमें क्या हो, द फेस दैट आर द प्रेजेंट, मतलब कि कितने फेस प्रेजेंट होंगे दो कंपोनेंट को मिलाने पे. द कंपोजिशन ऑफ दीज फेसेस, और उन फेसेस पे क्या क्या उनके कंपोजिशन होंगे वो आपको पता होना चाहिए, उनका इंटरप्रिटेशन आपको होना चाहिए. द परसेंटेज एंड फ्रैक्शन ऑफ द फेसेस, मतलब कितना परसेंटेज मिलाएंगे और उसका फ्रैक्शन मतलब किस रेट से मिलाएंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका फेस डायग्राम. ये 3 फ्रैक्शन होते हैं या 3 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपका ये फेस डायग्राम डिपेंड करता है और आपको इनका इंटरप्रिटेशन पहले से ही होना चाहिए. अगर आप को ये इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो एक अच्छा कंपोजिशन आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एप्रोप्रिएट कंपोजिशन नहीं होगा उनका और फेल्योर की तरफ आप बढ़ेंगे. तो उन इम्प्योरिटीज़ या फेल्योर से बचने के लिए आपको ये इंटरप्रिटेशन पता होने चाहिए. अब जैसे इसमें बात करते हैं कि द परसेंटेज एंड फ्रैक्शन ऑफ द फेसेस. परसेंटेज और फ्रैक्शन से क्या मतलब है कि हर दो कंपोनेंट जो भी मिला रहे हैं उनका परसेंटेज कितना होना चाहिए, किस परसेंटेज पे किस टेम्परेचर पे वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, और उनका फ्रैक्शन ऑफ फेसेस मतलब कि हर परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी फेस वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए या उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको होना चाहिए. तो ये इंटरप्रिटेशन आपको हेल्प करता है फेस डायग्राम को समझने में. फिर क्या है, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अचीव्ड बाय आयरन एट डिफरेंट फेसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कार्बन परसेंटेज. अब जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है आयरन की वो आपका डिफरेंट टेम्परेचर और कार्बन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करती है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी डक्टिलिटी हो गई, ब्रिटलनेस हो गई आपकी. तो जैसे मटेरियल में ब्रिटलनेस है, अब ब्रिटलनेस का मीन्स क्या हो गया, माइक्रो स्ट्रक्चर में आपका नोड जो है वो शार्प एजेस है. शार्प एजेस के कारण क्या होगा, आपका टिप जो होगा काफ़ी शार्प होगा. माइक्रो स्ट्रक्चर में जो फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी शार्प एज होगा. शार्प एज के कारण क्या होगा कि जो भी आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो किसी एक पॉइंट पे होगा. जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसी एक पॉइंट पे होगा तो उस केस में ब्रिटलनेस की क्वालिटी इनकलकेट हो जाएगी. वही चीज़ कहा गया कि जब आयरन में कार्बन परसेंटेज मिक्स करते हैं विथ डिफरेंट टेम्परेचर जैसे जैसे डिफ़र करेंगे और कार्बन परसेंटेज आपका डिफरेंट होता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगी, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र होती चली जाएगी. और एज ए इंजीनियर हमको हर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसमें आप केमिकल कंपोजिशन मिलाते चले जाते हैं और अपने डिजायरनेस के अकॉर्डिंग उस टेम्परेचर पे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती चली जाती है. अब जैसे शार्प एज के कारण आपका ब्रिटलनेस बढ़ गया,
लेकिन ब्रिटलनेस के साथ वो हार्ड भी रहा, लेकिन एज अ कटिंग टूल आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें टफनेस होनी चाहिए, लोड बियरिंग कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर आएगी, वो डिपेंड करेगा कितना कार्बन परसेंटेज मिलाएंगे और किस टेम्परेचर पे आप उसको लेकर के जाएंगे। तो वहाँ पर आपके डक्टिलिटी की क्वालिटी इनकलकेट होगी प्लस टफनेस की क्वालिटी इनकलकेट होगी। तो आपको जैसे जैसे आप कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे उसमें, तो आपको एक स्टेज आएगी जहाँ पर HSS मिलेगा, हाई स्टेनलेस स्टील। तो उस केस में आपका वो आपका यूज होता है कटिंग टूल्स के लिए, लेकिन माइल्ड स्टील हो गया, ये सारी चीज़ें कटिंग टूल की तरह आप यूज नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका स्ट्रक्चरल नॉलेज ऑफ आयरन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एक्चुअली जैसे कोई भी मटेरियल है उसका स्ट्रक्चरल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। मतलब कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लो उसको आई बार की तरह यूज कर रहे हैं या आप किसी स्ट्रक्चर में उसको लगाना है, तो उसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेगी, जब आप फेज डायग्राम में कितने कार्बन परसेंटेज पे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी आपको चाहिए, ये पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा एलॉय क्रिएट कर पाएंगे। और स्ट्रक्चरल नॉलेज आपको होगा कितना आयरन में कितना कार्बन परसेंटेज मिलाएंगे, तो एक अच्छा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आपका बनेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें वही है कि स्ट्रक्चरल नॉलेज में आपका आता है FCC और BCC, फेस क्यूबिक सेंटर और बॉडी क्यूबिक सेंटर। किस जगह पर आपको फेस क्यूबिक सेंटर एज ए एलॉइंग एलिमेंट चाहिए, किस जगह पर आपको BCC चाहिए एज ए एलॉइंग एलिमेंट, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जो जो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। आपका माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करा, लिक्विड कैसे आपका सॉलिड में चेंज होता है, कब कब उसमें क्या क्या टेम्परेचर देते हैं, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कब मटेरियल फ्लोट करता है, कब मटेरियल फ्लोट होने के बाद इओटेक्टिक सोल्यूशन पे जाता है, फिर सॉलिड सोल्यूशन पे जाता है। उसके बाद कूलिंग में क्या क्या इफेक्ट आते हैं, कब कूलिंग करे थे तो उसके बाद उसमें पॉलीक्रिस्टलाइन के फॉर्म में चेंज हुआ, मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना होना चाहिए, बीटा क्रिस्टल आने से क्या क्या इओटेक्टिक टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे बीटा क्रिस्टल डेवलप होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करें। फिर एप्लीकेशन ऑफ फेस डायग्राम, फेस डायग्राम का क्या क्या यूज होता है। एक्चुअली ये जो 5 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, पॉइंट्स हमने बताया, जैसे एलॉइंग को एलॉय मेकिंग, एलॉय बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है एज ए इंजीनियर, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को आप जब मिक्स करते हैं तो एक कंपोजिशन बनता है, और वो कंपोजिशन अप्रोप्रिएट एज ए इंजीनियर आपको कहाँ यूज करना है। अगर आपकी सारे डिजाइनर्स को फुलफ़िल कर रहा है तब तो 100% इफिशिएंट है, और नहीं कर पा रहा है तो आपको फिर से फेस डायग्राम में उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे या उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और फिर जोन रिफाइनिंग बताया, जोन रिफाइनिंग में सेवरल बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं फेसेस की, उन बाउंड्रीज़ को रिफाइन करना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज़ को रिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करा आज के लेक्चर में। फिर सॉफ्टनिंग ऑफ रिफैक्ट्रीज़ बताया, सोल्डर वायर के बारे में बताया कि कौन से मटेरियल में क्या क्या कंपोजिशन होगा, ये एप्लीकेशन है आपका फेस डायग्राम का। तो आपका एक अच्छा सोल्डर वायर क्रिएट होगा जो कि मटेरियल को कंबाइन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करा। फिर कूलिंग कर्व के बारे में बताया कि एक प्योर आयरन की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है और उसमें क्या क्या, जैसे जैसे कूल करते हैं तो कैसे कैसे उसमें स्ट्रक्चर्स चेंजेस होते हैं, कूलिंग कर्व पे उसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। फिर कूलिंग कर्व में किस टेम्परेचर पे आपका क्या क्या चेंजेस आते हैं, BCC कब था, FCC कब हुआ, नॉन मैग्नेटिक कब था, मैग्नेटिक कब था, ये कूलिंग कर्व के थ्रू आपको पता चलता है एक प्योर आयरन का। फिर आपको इंटरप्रिटेशन बताएं। इंटरप्रिटेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है मटेरियल की वो डिपेंड करती है आप क्या चीज़ इंटरप्रिटेंट कर रहे हैं, किस मटेरियल को किस टेम्परेचर पे किस कंपोजिशन पे मिक्स कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन के केस में अगर बात करें तो 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि इंटरप्रिटेट करना चाहिए कि 2 मटेरियल या 3 मटेरियल को जब मिक्स कर रहे हो तो उनका फेस में टेम्परेचर कितना होगा, उसके बाद या कौन कौन से फेसेस क्रिएट होंगे, कितने कितने कंपोजिशन मिलाने पर कहाँ कहाँ पे फेस चेंज होते चले जाएंगे, कंपोजिशन ऑफ दीज फेसेस, कौन कौन सा कंपोजिशन मिलाना पड़ेगा, कंपोजिशन का रेट होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ फेसेस, मतलब कि जो फेसेस क्रिएट हो रहे हैं वो कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक फेस दूसरे फेस में कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस कूलिंग रेट से हो रहा है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कूलिंग रेट और आपका टेम्परेचर रेट के ही ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन के अंदर आती है। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट। मैं अपना लेक्चर यहीं पे बाइंड अप करता हूँ।